आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। अब सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी 30% सैलरी, रिटायरमेंट की उम्र में भी हुआ है इजाफा। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सरकार का बड़ा ऐलान, अब कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक 2 महीने बाद लगेगी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर 24 घंटे दौड़ सकेंगे कमर्शियल वाहन, सरकार ला रही है नई पॉलिसी। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में मेले और बड़े आयोजनों पर सरकार ने लगा दी है रोक। स्कूल कॉलेज को लेकर भी आज हो सकता है बड़ा फैसला। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा यहाँ पर पेंशनों के लिए एक बड़ी खबर है। इसके अलावा बैंक खाता धारकों के लिए एक जरूरी खबर है। राशन कार्ड धारकों के लिए भी एक यहाँ पर जरूरी खबर है। इसके अलावा पबजी मोबाइल गेम को लेकर एक बड़ा अपडेट यहाँ पर आ रहा है सामने। इस अपडेट के बारे में करेंगे बात। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 30% बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, रिटायरमेंट की उम्र में भी हुआ है इजाफा। लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए दोहरी खुशखबरी आई है। तेलंगाना सरकार ने सोमवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 30% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने राज्य के विधानसभा में इस मामले पर बयान दिया। इतना ही नहीं, राज्य के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु को भी 61 साल तक बढ़ा दी गई है। अब तेलंगाना के सरकारी कर्मचारी 61 साल तक आयु में, मतलब 61 साल की उम्र तक वो रिटायर हो सकेंगे। पहले पे रिवीजन कमीशन ने कर्मचारी के वेतन में 7.5% की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी, जिससे राज्य के खजाने पर 2252 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। लेकिन राज्य सरकार ने 30% की बढ़ोतरी का यहाँ पर ऐलान किया है, जिससे राज्य सरकार पर 8000 करोड़ का अतिरिक्त राशि की राज्य सरकार को आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सहित कुल 9.17 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन में यहाँ पर वृद्धि की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो सरकार का बड़ा फैसला, कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज 2 महीने बाद लगेगी। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज जो मामले सामने हैं वो इस साल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में देश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान को शायद और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। इस बीच केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर अहम फैसला लिया है। सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज पहली डोज से कम 6 से 8 हफ्ते बाद लगाने के लिए कहा है। ये फैसला सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड वैक्सीन पर ही लागू होगा, जबकि कोवैक्सीन की दूसरी डोज पहले जैसा ही जो उसका समय सीमा थी उसके अंतराल ही रहेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा है कि NTAGI के एक्सपर्ट के ग्रुप के फैसले के आधार पर यह कदम सरकार ने उठाया है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में जो केस सामने आए हैं वो इस साल के सबसे ज्यादा केस है। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 30,000 से भी ज्यादा मामले सामने है। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। 10 अप्रैल तक 95% पुरानी ट्रेनें हो सकती है शुरू, रेलवे कर रहा है तैयारी। भारतीय रेलवे ने 10 अप्रैल तक 95% पुरानी ट्रेनों को फिर से चलाने की यहाँ पर मंशा जाहिर की है। रेलवे बोर्ड की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि कोविड-19 से पहले जो रेलवे ट्रेनें चला रहा था उनमें 95% तक ट्रेनें 10 अप्रैल तक फिर से चलाई जाए। इस मीटिंग में ट्रेनों के लिए कोच मुहैया कराने वाले विभाग के प्रमुख ने कहा है कि इन ट्रेनों को चलाने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली जाए। इसके लिए सभी जोनल रेलवे को भी अधिसूचित यहाँ पर किया जाए। इसके साथ ही जोनल रेलवे से कहा गया है कि वो ट्रेनें चलाने में इस बात का ख्याल रखे कि इससे व्यस्त रूट पर मालगाड़ियों को चलाने में कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। आपको बता दें कि रेलवे के लिए मालगाड़ियाँ की कमाई बड़ा जरिया है। कोविड की वजह से ज़्यादा ट्रेनें बंद होने से रेलवे को मालगाड़ियों से करीब 2 गुना यहाँ पर रेलवे, मतलब जो पैसेंजर ट्रेनें बंद होने के बाद मालगाड़ियाँ करीब 2 गुना स्पीड से चल रही थी। इस दौरान मालगाड़ियों की स्पीड 23 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 46 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है। साथ ही इस साल रेलवे ने रिकॉर्ड माल ढुलाई भी की है। ऐसे में यहाँ पर मेल एक्सप्रेस या फिर पैसेंजर ट्रेन चलाने से रेलवे में माल ढुलाई पर कोई असर पड़ने की यहाँ पर आशंका भी है। अगर ये चालू होती है तो इनके ऊपर यहाँ पर असर पड़ेगा। वही रेलवे के सूत्रों के मुताबिक जिन ट्रेनों को 10 अप्रैल से शुरू किया जाएगा उनमें मेल एक्सप्रेस दोनों ट्रेनें शामिल होगी और जोनल रेलवे की मांग के मुताबिक पैसेंजर ट्रेनों को भी यहाँ पर शुरू किया जाएगा। ये सारी ट्रेन कोविड प्रोटोकॉल के अधीन चलाई जाएगी। अगर पुराने रूट के हिसाब से करीब 95% ट्रेनें शुरू हो जाएगी तो यात्रियों को काफ़ी यहाँ पर सहूलियत होगी और यात्रा के खर्च और समय दोनों में यहाँ पर कमी आएगी। इसके साथ ही यात्रा करने के लिए साधनों की उपलब्धता भी बढ़ेगी, जिसके कारण यात्रा करने वालों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी, बिना इंटरनेट के ले सकेंगे चैटिंग का मजा, आ रहा है नया अपडेट।
दुनिया भर में व्हाट्सएप के यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कथित तौर पर iOS और एंड्रॉइड बीटा यूजर्स के लिए व्हाट्सएप वेब बीटा प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जो यूजर्स को अपने स्मार्टफोन के इंटरनेट से कनेक्ट किए बिना ही यहाँ पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने में सक्षम होगा। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो दिल्ली की सड़कों पर 24 घंटे दौड़ सकेंगे कमर्शियल वाहन, सरकार ला रही है नई पॉलिसी। दिल्ली सरकार अब स्विच दिल्ली अभियान के तहत वाणिज्यिक वाहन मालिकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के बारे में जागरूक करेगी। दिल्ली सरकार ने सभी कमर्शियल मालिकों से 2023 तक आधे और 2025 तक सभी वाहनों के लिए सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने की अपील की है। साथ ही कमर्शियल वाहन ऑपरेटरों से भी कहा है कि अगर वे अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में स्विच कराते हैं तो दिल्ली सरकार सभी इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को 24 घंटे दिल्ली के अंदर सड़कों पर चलने की अनुमति सरकार देगी। वहीं दिल्ली सरकार के संबंध में यहाँ पर दिल्ली सरकार योजना तैयार करने का काम कर रही है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले मालवाहक वाहन दिल्ली की सड़कों पर बिना किसी रोक टोक के यहाँ पर पिक ओवर में यहाँ पर 24 घंटे सड़कों पर चल सकेंगे। वहीं परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि स्विच दिल्ली अभियान के 7वें सप्ताह में वाणिज्यिक वाहन मालिकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल और दिल्ली ईवी नीति के बारे में जागरूक किया जाएगा। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो मध्य प्रदेश में सभी मेलों और बड़े आयोजनों पर लगी है रोक। स्कूल कॉलेज पर आज हो सकता है बड़ा फैसला। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सभी तरह के मेले और बड़े आयोजनों पर यहाँ पर रोक लगा दी है। इस फैसले के साथ अब अशोकनगर का प्रसिद्ध किला का मेला भी इस बार नहीं लगेगा। इसमें हर साल 5 से 6 लाख लोग शामिल होते हैं। हालांकि ग्वालियर का व्यापार मेला अभी चालू है, इसके बारे में कोई फैसला यहाँ पर नहीं लिया गया है। व्यापार मेला बंद किया जाए या नहीं, इस पर फिलहाल विचार यहाँ पर सरकार कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर बड़े धार्मिक मेलों के आयोजन पर भी दिखाई दे रहा है। सीएम शिवराज ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हालातों की समीक्षा के लिए सोमवार को जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की ग्रुप में यहाँ पर चर्चा की है। वहीं सीएम शिवराज ने बैठक में इस बात का निर्देश दिया है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी मास्क लगाए और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा स्लोगन के तहत सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। जन जागरण अभियान को जोर शोरों से यहाँ पर चलाए। वहीं मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे मास्क लगाकर लोगों के बीच जाकर उन्हें मास्क लगवाने को लेकर समझाइश दे। वहीं उन लोगों को रोकने के लिए और टोकने का अभियान यहाँ पर चलाया जाएगा जो मास्क यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो दाव पर 12 लाख से ज्यादा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के डाटा, सरकार ने लोकसभा में दिया है जवाब। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड का मुद्दा लोकसभा में यहाँ पर सोमवार को उठा। कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि 5 बड़े बैंक SBI, ICICI, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक और PNB पर ऑनलाइन चोरों की यहाँ पर नजर है। समय समय पर रिजर्व बैंक लोगों को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को लेकर सचेत करता रहता है। लोकसभा में सोमवार को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डाटा चोरी को लेकर सवाल पूछा गया। सरकार से पूछा गया कि क्या सरकार 12 लाख से ज्यादा लोगों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डाटा ऑनलाइन बेचे जाने या फिर हैकिंग करने की कोई शिकायत सरकार को मिली है। अगर ऐसा हुआ है तो सरकार इस मामले को क्या कदम सरकार ने उठाया, इसको सरकार को यहाँ पर जवाब देने के लिए कहा गया। वहीं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में बताया है कि भारतीय कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम ने जानकारी दी है कि ऐसी रिपोर्ट है कि अक्टूबर 2019 से 13 लाख भारतीय क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड धारकों की जानकारी डार्क नेट फॉर्म पर मौजूद है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने बताया है कि उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक के बारे में बैंकों के बारे में उन्होंने अलर्ट कराया है। वह इन रिपोर्ट को वेरीफाई कराने का काम जरूर उठाए, मतलब इनको वेरीफाई कराने का जो कार्य है उनको जल्दी कराए। इसके अलावा भारत सरकार ने देश में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कदम उठाने की बात यहाँ पर कही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। होली से पहले सोने की कीमतों में आई है भारी गिरावट, चांदी भी हुई है सस्ती। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं में गिरावट और डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती के चलते कल दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 302 रुपए तक गिर गया। वहीं चांदी की कीमत में 1500 रुपए की बड़ी गिरावट यहाँ पर आई है। वही HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक ग्लोबल स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट से घरेलू बाजारों में सोना सस्ता हुआ है। वहीं दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमत 302 रुपए गिरकर 44,269 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई। वही पिछले कारोबार सत्र में सोना 44,571 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव में मामूली सी तेजी के साथ ये $1731 प्रति औंस यहाँ पर रहा है। वहीं सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में चांदी की कीमत में 1533 रुपए की बड़ी गिरावट आई है। चांदी 65,319 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। वहीं पिछले ट्रेंड्स सेशन में चांदी 67,852 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना चांदी कमजोरी के साथ $25.55 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। वहीं HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट तपन पटेल ने बताया है कि
कारोबार और निवेशकों की नजर हर हफ्ते यहाँ पर यूएस बॉन्ड पर है। इस वजह से सोमवार को सोने की कीमतों में बड़ा यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स और मजबूत डॉलर की वजह से शुरुआती कारोबार में सोने में यहाँ पर बिक्री देखी गई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो यूपी में प्ले स्कूल चलाने के लिए लेनी होगी सरकार से मान्यता। सरकार ला रही है नया नियम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब प्री प्राइमरी कक्षाओं वाले स्कूलों को चलाने वालों के लिए नए नियम लाने की तैयारी में है। अब प्री प्राइमरी स्कूलों की अनुमति तब मिलेगी जब बेकायदा मान्यता वो प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए सरकार यहाँ पर मान्यता के लिए नए नियम लाने जा रही है। यूपी सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में 1,80,000 सरकारी आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी कक्षा की शुरुआत की जाएगी। आम बोलचाल की भाषा में कहे तो उन्हें प्ले स्कूल के नाम से जाना जाता है। अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक 6 वर्ष की उम्र तक यहाँ पर बच्चों को कक्षा 1 में औपचारिक रूप से शिक्षा में शामिल कराती रही है, लेकिन अब 3 से 6 साल के बीच बच्चों को औपचारिक शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने पाठ्यक्रम भी तय कर दिया है। इसके लिए आंगनबाड़ी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को परीक्षण दिया जा रहा है और परीक्षण का यह काम 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। वही उत्तर प्रदेश सरकार की योजना को इस क्षेत्र में आगे निजी निवेश में भी इसकी है। वही अगर कोई निजी संस्था प्ले स्कूल चलाना चाहती है तो उसके लिए यहाँ पर शिक्षा परिषद से मान्यता उन्हें लेनी होगी। इन प्ले स्कूलों पर प्राइवेट संस्थानों के अलावा सरकार का भी यहाँ पर मॉनिटरिंग इसके अंदर रहेगा। इसके लिए बेकायदा सुविधाओं और सुरक्षा के मानक यहाँ पर लागू किए जाएंगे। सभी प्ले स्कूलों में एक समान पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा जिससे कि प्ले स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों की समग्र और एक जैसा विकास सभी बच्चों का हो सके। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो मार्च में देश में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटों में है करीब 47,000 से ज्यादा नए मामले। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में हर रोज कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वे कोरोना के दैनिक मामलों में फिर से यहाँ पर 50,000 की ओर बढ़ते ये मामले आ रहे हैं सामने। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के भारत में 46,951 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 212 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3.25 लाख पार पहुंच चुकी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक कुल 1,16,46,081 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें 1,11,51,468 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में कोरोना के सक्रिय मामले की संख्या बढ़कर 3,34,740 हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस से अब तक कुल 1,59,967 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना महामारी के खिलाफ जीती हुई बाजी 6 राज्य यहाँ पर खतरे में डालते हुए नजर आ रहे हैं। देश के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 80% से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। यानी देश के जो टोटल मामले सामने आ रहे हैं इनमें 80% मामले इन्हीं 6 राज्यों से आ रहे हैं। वही पिछले 24 घंटों में जो नए मामले सामने आए हैं उनमें 93% मामले इन्हीं 6 राज्यों से हैं। इनमें से महाराष्ट्र में 27,000 से ज्यादा नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। पंजाब में 2,500 के आसपास आए हैं। केरल में 2,000 के आसपास मामले सामने आए। इसके अलावा कर्नाटक में 1700 के आसपास केस आए हैं। गुजरात में 1500 के आसपास नए केस आए हैं। मध्य प्रदेश में 1300 के आसपास नए केस आए हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में यहाँ पर जो टोटल 112 लोगों की मौत हुई है, सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में ब्रण मौतें हुई है। पंजाब में 38 और छत्तीसगढ़ में 15 और यहाँ पर केरल में 15 और छत्तीसगढ़ में 11 और तमिलनाडु में 8 और केरल में 7 मौतें शामिल है। वही देश के अन्य राज्यों में जबरदस्त कोरोना के जो मामले हैं इनमें अब धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में भी यहाँ पर मामले लगातार ज्यादा यहाँ पर बढ़ रहे हैं। वहीं देश में एक बार फिर कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 25,000 बढ़ी है। इससे एक्टिव केस की जो रद्द है, भारत में जो एक्टिव केसों की जो रेट है वो बढ़कर भारत में 2.87% हो गई है। देश में रिकवरी दर भी बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना से 21,000 लोग ठीक हुए हैं। इससे रिकवरी रेट भारत में 95.75% पहुंच गया है। वहीं देश में कोरोना मृत्यु दर फिलहाल 1.37% है। वहीं देश में अब तक यहाँ पर 23 करोड़ के आसपास लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। 23 करोड़ 40 लाख के आसपास किया जा चुका है। देश में कोरोना जांच का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। वही देश में अब तक 23 करोड़ 40 लाख के आसपास कोरोना की जांचें हो चुकी है। वही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल एंड मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में 21 मार्च 2021 तक 23 करोड़ 44,45,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 8,80,000 सैंपल टेस्ट भारत में कल किए गए थे। वही देश में अब तक 4.5 करोड़ के आसपास यहाँ पर कोरोना के टीके लग चुके हैं यानी टीकाकरण हो चुका है। इस बीच देश में कोरोना के वायरस के खिलाफ टीकाकरण का अभियान जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 4 करोड़
50,65,000 के आसपास लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका, जिनमें कल यहाँ पर कल 4,62,000 लोगों का यहाँ पर टीकाकरण किया गया। 4,62,157 लोगों का टीकाकरण भारत में किया गया है।